दोस्तों तो आज हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल्स। ठीक है, कि जो भी आपने अपने पुराने क्लास में पढ़ रखा है कि जो नॉन मेटल्स है वो बहुत ही कम है। ठीक है, एज कंपेयर टू मेटल। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज इन लिक्विड। क्लियर हुआ? तो नॉन मेटल या तो सॉलिड फॉर्म में मिलता है या फिर गैस फॉर्म में। केवल ब्रोमीन ये एक्सेप्शन है जो कि सिर्फ लिक्विड में मिलता है। एक्सेप्शन मतलब होना ऐसा चाहिए था बट वैसा होता नहीं है, तो उसका वैसा कौन है? ब्रोमीन है। फिर देख क्या कह रहा है, डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स। ये कह रहा है जैसा मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है क्या वैसा ही नॉन मेटल का भी होता है। तो इसके लिए आइए कुछ एक्टिविटी करते हैं तो पता चलेगा। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन। कार्बन का मतलब कोल यानी कोयला या फिर ग्रेफाइट। ठीक है, ये दोनों को हम कार्बन बोल सकते हैं। Carry out activity 3.1 to 3.6 with these non-metals and record your observation। तो कह रहा जो ऊपर हमने एक्टिविटी किया था ना मेटल के लिए, एक्टिविटी 3.1 से 3.6, सेम वैसा ही एक्टिविटी नॉन मेटल के साथ भी करना है और हमें देखना है क्या होता है। कंपाइल योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन टेबल 3.1। कह रहा जो भी ऑब्जर्वेशन मिला, ये जो टेबल बना हुआ है इसमें देखना है। ठीक है, इसमें लिखना है आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। On the basis of the observation recorded in table 3.1, discuss the general physical properties of metals and non-metals in the class। तो कह रहा जो भी आप देखेंगे नॉन मेटल या मेटल की प्रॉपर्टीज उन सभी को अपने क्लास में भी डिस्कस करना है। ठीक है, यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कह रहा आप देखेंगे कि जो एलिमेंट्स है हमारे पास, क्लियर हुआ, तो उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस में ग्रुप नहीं कर सकते। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब सारे गैस को एक तरफ कर दो, सारे सॉलिड को एक ग्रुप। सपोज कि ये सारे सॉलिड वाले का ग्रुप है, तो आप देखेंगे सॉलिड वाले ग्रुप में मेटल भी आ जाएगा, नॉन मेटल भी आ जाएगा। फिर सपोज कि ये गैस वाला ग्रुप है तो इसमें भी मेटल नॉन मेटल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ग्रुपिंग है वो ढंग से नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों में मिक्सचर हो जा रहा है। क्लियर हुआ? तो वही देखिए यहाँ पे कह रहा है यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन। कह रहा है केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इनको ग्रुप नहीं कर सकते हैं। एज देयर आर मैनी एक्सेप्शंस। तो देखा हमने कि यहाँ पे कई सारे एक्सेप्शंस है। ठीक है, एक्सेप्शन मतलब दोनों चीज़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल है जो मेटल होते हुए भी मेटल की तरह बिहेव नहीं करता या फिर नॉन मेटल होते हुए भी नॉन मेटल की तरह बिहेव नहीं करता, वो कुछ मेटल जैसा दिखाने लगता है। क्लियर हुआ? All metals except mercury exist as solid at room temperature। तो कह रहा सारे मेटल रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्लियर हुआ, तो क्या होता है सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होता है सिर्फ और सिर्फ मरकरी को छोड़ के। मरकरी रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड स्टेट में होता है। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो कह रहा है एक्टिविटी 3.5 में हमने क्या देखा कि जो मेटल्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टाइम पे वो पिघलना शुरू हो जाए। क्लियर हुआ? मेल्टिंग पॉइंट, सपोज कीजिए ये सॉलिड फॉर्म में है, अब इसको हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करते ही जैसे ये क्या हो जाए, पिघल के एकदम लिक्विड जैसा बहने ना लगे। ठीक है, बहना स्टार्ट कर दे, जस्ट उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हुआ? जैसे अगर हम बात करें पानी की, तो आप देखते हैं ना पानी सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब कि अगर वो आइस फॉर्म में है, आइस से जैसे ही वो वाटर में कन्वर्ट होने लगे, किसमें? वाटर में, यानी लिक्विड फॉर्म में। आइस फॉर्म में वाटर है तो ये जो आइस फॉर्म वाला है वो लिक्विड फॉर्म वाले वाटर में कन्वर्ट होने लगे, तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से
हमारे पास आयरन है, आयरन को भी पिघाल सकते हैं, पिघल के मतलब उसको लिक्विड जैसा बना सकते हैं, मतलब वो बह सके। तो उसके लिए हमें आयरन को बहुत ही ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो वो टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हुआ? अब जैसे जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, या फिर वो गैस फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर हुआ? बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। These two metals will melt if you keep them on your palm। तो कह रहा है सारे मेटल के तो जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर देखिए यहाँ पे दो एक्सेप्शन आ गया कि गैलियम और सीजियम, इसको सिर्फ अपने अगर पाम मतलब अगर अपने हाथ के अंदर दबा लेंगे तब भी ये पिघल जाएगा, मतलब एकदम कम टेम्परेचर में भी। क्लियर हुआ? अब हमने देखा था कि जो मेटल में क्या होता है, लस्टर, मतलब एक अलग ही चमक होता है। अब देखिए, अब आयोडीन तो नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इसमें लस्टर होता है, यानी जैसा मेटल के अंदर होता है। क्लियर हुआ? कि जैसा मेटल के अंदर लस्टर होता है, सेम वैसा ही आयोडीन जो कि नॉन मेटल है, तो आयोडीन क्या हो गया, एक एक्सेप्शन हो गया। क्लियर हुआ? एक्सेप्शन मतलब नॉन मेटल होते हुए भी मेटल की तरह थोड़ा बहुत अपना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर दे, या कोई भी चीज़ मतलब अगर नॉन मेटल के ग्रुप में है तो वो नॉन मेटल की तरह बिहेव ना करके कुछ और तरीके से करने लगे, तो वो क्या कहलाता है, एक्सेप्शन। क्लियर हुआ? कार्बन इज नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप। क्लियर हुआ? तो देखिए, कार्बन कार्बन आपका नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या करता है, अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है, तो उसको बोलते हैं एलोट्रॉप। अब अलग अलग फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे कार्बन है, यही कार्बन का अरेंजमेंट कार्बन 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 के साथ हो रहा है, ठीक है, तो एक तरीके का अरेंजमेंट वो कहलाता है डायमंड, यानी जो हीरा हम बोलते हैं, और एक तरीके का अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। क्लियर हुआ? जैसे कार्बन है, सारे कार्बन ही है। अगर आप बात करें ग्रेफाइट की और डायमंड की, तो देखिए ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, केवल कार्बन और कुछ नहीं, ये कार्बन ही एक साथ अपने साथ बॉन्ड बनाए हुए रहते हैं, ठीक है। इस तरह कार्बन, बहुत सारे कार्बन आपस में, तो ये जो अरेंजमेंट का केवल तरीका अलग अलग होता है। क्लियर हुआ? केवल क्या होता है, अरेंजमेंट का तरीका अलग अलग होता है, बाकी होते कार्बन ही। तो ये सपोज कीजिए डायमंड है, और इस तरीके से आपका जो ग्रेफाइट है उसमें भी केवल कार्बन ही होता है। अगर अरेंजमेंट की बात अगर थोड़ा सा करें तो देखिए, जो डायमंड होता है, एक कार्बन के साथ 4 और कार्बन अटैच होता है। क्लियर हुआ? एक कार्बन के साथ 4 और कार्बन, तो इस तरीके से ब्रांचिंग होता है। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता है, ग्रेफाइट में कुछ इस तरीके से बॉन्डेड होता है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बॉन्डेड होता है। क्लियर हुआ? तो ये एक लेयर हो गया, फिर इसके नीचे एक लेयर आएगा इस तरीके का, सेम ऐसा ही, फिर उसके साथ ये इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म भी बनाया रहता है। तो ये अरेंजमेंट का तरीका अलग अलग होने की वजह से जो पूरा सब्सटेंस ही चेंज हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, कार्बन का जो मटेरियल है वो है डायमंड, और उसी कार्बन का मटेरियल है आपका ग्रेफाइट, दोनों ही केवल कार्बन से बना हुआ है। तो डायमंड कितना महंगा और ग्रेफाइट कितना सस्ता। क्लियर हुआ? यहाँ तक कि देखिए डायमंड कितना हार्ड भी होता है ना, और जो ग्रेफाइट होता है कितना सॉफ्ट होता है, और जबकि दोनों सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बना हुआ है। तो आपको बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही चीज़ को बोलते हैं एलोट्रॉप, यानी कार्बन के एलोट्रॉप कौन है, डायमंड और ग्रेफाइट, यानी एक ही चीज़ का अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट होने की वजह से जो पूरा मटेरियल चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं एलोट्रॉप। आई थिंक आपको एलोट्रॉप में समझा पाया हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायमंड एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। ठीक है, कि अब तक हमें जो भी पता है सबसे हार्डेस्ट कौन है, डायमंड है। हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए नॉन मेटल में तो हमने क्या पढ़ा था कि जो कंडक्टर ये नहीं होता है, और साथ में ये उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। लेकिन देखिए नॉन मेटल के अंदर कार्बन के जो 2 एलोट्रॉप है ये एक्सेप्शन है, ध्यान दीजिएगा एक्सेप्शन, और इसी एक्सेप्शन वाले में से क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं। क्लियर हुआ? तो एक्सेप्शन वाला पॉइंट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो नॉन मेटल में सबसे हार्डेस्ट
यानी दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट अभी जो हमें पता है वो है डायमंड, क्लियर हुआ, जो कि एक नॉन मेटल है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं कि जो मेटल है वो ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। नॉन मेटल में एक्सेप्शन है और वो कौन है, डायमंड। फिर देखिए जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, क्लियर हुआ। और ये रीज़न क्या है ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये अभी आगे जैसे आप बढ़ेंगे 12th में 11th में तो वहाँ पे जाके आप पढ़ेंगे इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर ग्रेफाइट और डायमंड का। उतना डिटेल में है नहीं तो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। एल्कली मेटल्स, अब वो कौन है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। अब देखिए मेटल के भी कुछ एक्सेप्शन, कि हार्ड तो होता है लेकिन कुछ इतना सॉफ्ट होता है जिसको सिर्फ हम चाकू से काट सकते हैं। ध्यान दे रहे हैं आप, इस मेटल को आप रख के आराम से चाकू से काट सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर हुआ, कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी ये बहुत ही कम टेम्परेचर देते ही ये पिघल जाएगा, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पे वो पिघलना यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया डेंसिटी, तो आइए डेंसिटी वर्ड को मैं आपको समझा देता हूँ। डेंसिटी का मतलब होता है जैसे सपोज कीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, क्लियर हुआ। मैं इसके अंदर एक सब्सटेंस का नाम है ए, एक सब्सटेंस का नाम है बी। अगर ए को भरता हूँ इसके अंदर, ठीक है, इतने स्पेस के अंदर, इतने जगह के अंदर, तो उसका वजन आता है 4 किलो। कितना आता है, 4 kg, ठीक है। लेकिन इसी के जगह पे अगर मैं बी को फिल करता हूँ, किसको फिल कर दूँ, बी को, तो बी को फिल करने पे इसका जो वेट अगर हम करें तो इसका वेट आता है 2 kg। कितना आता है, 2 kg। बी का वेट कितना आता है, 2 kg, क्लियर हुआ। तो अब देखिए हमारे पास जगह तो कांस्टेंट है, लेकिन उतने ही जगह के अंदर अगर मैं ए को भर दूँ तो वेट आता है 4 kg, लेकिन अगर बी को भर दूँ तो वेट आता है 2 kg। अगर एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो सपोज कि इतने बॉक्स के अंदर मैं ए मतलब एक आयरन को भर दूँ तो उसका वजन आता है 4 kg, लेकिन अगर मैं कॉटन को भर दूँ बहुत ही दबा दबा के तो उसका वेट कितना आता है, 2 kg, क्लियर हुआ। तो डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, ए का। डेंसिटी मतलब हमारे पास जो जगह है, कोई भी एक कांस्टेंट जगह है, उस जगह के अंदर हम उस सब्सटेंस को किसी और के कंपैरिजन में अगर भरें तो उसका वजन कितना आएगा, ठीक है। तो इसीलिए डेंसिटी का फॉर्मूला भी क्या होता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में हम कितना मास भर सकते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि हमने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स का लेंथ हो गया 1 मीटर, विड्थ भी हो गया 1 मीटर। अब इसकी जो हाइट होगी, ठीक है, वो हाइट भी कितनी हो गई, हाइट हाइट कितनी होगी, हाइट भी हो गया 1 मीटर, ठीक है। तो ये जो एक बॉक्स बनेगा, इस बॉक्स के अंदर किसी सब्सटेंस को अगर आप भरेंगे तो उसका वेट कितना आएगा, वही क्या कहलाता है, डेंसिटी। तो आई थिंक डेंसिटी वर्ड भी आपको क्लियर हो गया। तो सिंपल सा समझने के लिए, हमारे पास 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर किसी सब्सटेंस को भर रहे हैं तो उसमें जो आएगा उसका, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो वही उसका डेंसिटी कहलाता है। अब सीधी बात है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचे बॉक्स में अगर आप रुई को भरेंगे तो उसका वेट कम आएगा एज कम्पेयर टू आयरन का, या फिर उसमें आप पानी भरेंगे तो उसका कुछ अलग ही आएगा, ठीक है। घास फूस भर देंगे तो उसका कुछ अलग ही आएगा, आप घुस जाएंगे तो कुछ अलग ही आएगा, क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका डेंसिटी। अब उसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है, एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कह रहा है ये तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप देख पा रहे होंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में पूरी खिचड़ी बनी पड़ी है, उसमें से कोई भी चीज़ एकदम फुली क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, कि हम आयरन को या मेटल को लिक्विड में माने या फिर गैस में माने या सॉलिड में माने। अगर हम मेटल को सॉलिड बोलते हैं तो वहाँ नॉन मेटल भी घुस जाता है, या फिर उसको कुछ और बोले तो उसमें कहीं नॉन मेटल घुस जाता है, या फिर नॉन मेटल को अगर हम बोले कि ये गैस है तो उसमें कुछ सॉलिड भी मिल जाता है। तो इस तरीके से हम प्रॉपरली फिजिकल प्रॉपर्टी के जरिए हम मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन
नहीं कर सकते। अब उसके लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम बहुत ही अच्छे से बता पाएंगे, यानी केमिकल रिएक्शन के बेस पे हम बहुत ही अच्छे से बता पाएंगे कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने एक एक्टिविटी है 3.8। तो आइए देखते हैं क्या है। टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। ठीक है, इसको लेना है और मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। उसके बाद इसके ऐश यानी राख को कलेक्ट करना है और उसके बाद उसके राख को डिज़ोल्व कर देना है पानी में। क्लियर हुआ? बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एशेज फॉर्म्ड एंड डिज़ोल्व देम इन वाटर, यानी जो राख मिलेगा उसको पानी में घोल देना है। क्लियर हुआ? फिर देख क्या कह रहा है, टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो फिर उसको आपको क्या करना है, ब्लू और रेड लिटमस पेपर से उसका जो एसिडिक या फिर बेसिक कैरेक्टर चेक करना है। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। तो कह रहा जो भी उसको बर्न करने के बाद हमने घोल दिया ना पानी में, तो वो जो ऐश था वो कैसा था, एसिडिक था या बेसिक था। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, फिर सल्फर पाउडर को जलाना है। प्लेस द टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस। अब कह रहा है मान लीजिए कि हम ये सल्फर को जला रहे हैं, ठीक है, यहाँ से फ्यूम यानी धुआं निकल रहा है, तो इसके ऊपर क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लगा देना है और इस टेस्ट ट्यूब में इसके जो सल्फर को जलाने के बाद जो धुआं निकलेगा उस धुआं को कलेक्ट करना है। क्लियर हुआ? तो वही देखिए लिखा हुआ है कि बर्न द सल्फर पाउडर, प्लेस टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर। ठीक है, फिर वो बर्निंग सल्फर के ऊपर लगा देना टेस्ट ट्यूब टू कलेक्ट फ्यूम्स प्रोड्यूस, यानी जो धुआं बनेगा उसको कलेक्ट करना है। क्लियर हुआ? फिर देख क्या कह रहा है, ऐड सम वाटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक। फिर कह रहा है वो जो टेस्ट ट्यूब हमने लगा दिया उसमें क्या करना है, पानी डालना है, पानी मिलाना है उसमें और उसके बाद उसको हिला देना है, यानी कि वो जो फ्यूम बनेगा यानी धुआं बनेगा वो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब के उस पानी के साथ घुल जाएगा। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, फिर उसको भी ब्लू और रेड लिटमस पेपर से उसका टेस्टिंग करना है। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक। तो कह रहा है इस तरीके से जो बना वो एसिडिक बना या फिर बेसिक बना। क्लियर हुआ? कैन यू राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन। तो कह रहा है इस जो हमारे पास रिएक्शन है इसका इक्वेशन लिख सकते हैं क्या आप। फिर आगे देखिए कह रहा है मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। तो कह रहा है अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर आप किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो पक्की बात है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो कह रहा है जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। यानी नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है जब उसको पानी में घोलेंगे तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, एसिडिक बनेगा। क्लियर हुआ? ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। और इस तरीके से अगर आप जो मेटल के ऑक्साइड को मिलाएंगे यानी मेटल का जो ऑक्साइड बनता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। यानी जब आप लिटमस पेपर से इसको टेस्ट करेंगे यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड को, तो यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप मेटल के ऑक्साइड को लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाएगा। क्लियर हुआ? यू विल लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड्स इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो कह रहा है इसके वो जो ऑक्साइड के बारे में ज़्यादा आप नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने दो नए टर्म बहुत ही अच्छे से सीखा, एक तो था एलोट्रॉप और एक था डेंसिटी। उम्मीद करता हूँ और बाकी बची हुई चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आई। तो दोस्तों समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि हमारे जो व्यूअर्स है उनको अच्छा लग रहा है या स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक एक कंटेंट को देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें भी सपोर्ट कीजिए, खुद भी आगे बढ़िए, दोस्तों को भी आगे बढ़ाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।